नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग पॉलिटी की लिस्टिंग देख रहे थे और पीछे हमने कई सारे आर्टिकल्स देखे हैं। मतलब आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट किया था और उसके बाद बहुत सारे प्रोविजन उसके अंदर देखे। सुप्रीम कोर्ट को हमने देखा, हाई कोर्ट के संबंधित जितने भी अनुच्छेद हो सकते थे उन्हें भी कवर किया। राज्य विधान परिषद, विधानमंडल और पूरी संरचना राज्य स्तरीय, इसके अलावा राज्यपाल वगैरह वो सब देख लिए। अब यहाँ पर हमें देखना है आर्टिकल नंबर 239 से 238 तक हमारा काम हो चुका है। यहाँ तक हमने इसे देखा है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 239 से जो संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में। और कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं या 29 राज्य हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए कैसे? पहले तो इनकी संख्या बढ़ गई थी, मतलब कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग यूटी बना दिया गया। लेकिन बाद में संख्या घटती कब है? जब दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक में मर्ज कर दिया जाता है। पहले ये दोनों अलग अलग यूटीज हुआ करते थे, अब दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया तो वापस से संख्या जो है वो 8 हो गई। तो इसे ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो प्रोविजन है उसे हमें देखना है। देखिए 239 यानी आर्टिकल नंबर 239 और इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का जो पूरा लेखा जोखा है या ब्यौरा है वो प्राप्त होता है। वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 239 ए को आप देख सकते हैं यानी 239 का, और इसमें कहा गया है क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी। मतलब दोनों में से कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ वही चीज़ हिंदी में है, इसे आप देख सकते हैं। 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रि परिषदों या दोनों का सृजन, मतलब दोनों में से कोई एक भी सृजित किया जा सकता है या दोनों एक साथ भी सृजित किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 239 डबल ए या क का आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो आर्टिकल है इसमें दिल्ली के बारे में जो स्पेशल प्रोविजन है वो दिए हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो यहाँ दिल्ली की बात हो रही है, उसके बारे में स्पेशल प्रोविजन इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद नीचे देख लीजिए 239 क ख या आप इसे कह लीजिए 239 ए बी। इसके अंदर प्रोविजन कौन से हैं? तो प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो उस परिस्थिति में किस प्रकार से काम करना चाहिए उसके बारे में इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। इसके बाद 239 ख को देखिएगा या 239 बी आप देख लीजिए। इसमें कहा गया है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमिगलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जब लेजिस्लेचर जो है वो अपनी रेसेस वाली अवस्था में है अर्थात विश्रांति काल में है, आराम फरमा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो प्रशासन की शक्ति है उसका पूरा ब्यौरा हमें प्राप्त होता है 239 बी से। इसके बाद 240वां जो आर्टिकल है उसको आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो पावर है उसका ब्यौरा है, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी। इसके बाद 241 को देखिएगा तो हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, यानी ये जो संघ शासित क्षेत्र हैं या यूटीज हैं इनके बारे में हाई कोर्ट की स्थापना कैसे की जाए, क्या न्याय क्षेत्र होगा, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और लास्ट में कुर्ग वाला जो इसमें दिया है वो निरस्त कर दिया गया है। ये रिपेल्ड है, तो रिपेल्ड वाले को भी आप एक बार देख सकते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। आगे चलते हैं। अगले वाले में हम पंचायतों को देखेंगे और ये 243 से स्टार्ट होता है। पहले तो डिफिनीशन है, उसके बाद ग्राम सभाएं जो हैं उनके बारे में प्रोविजन दे रखा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। आर्टिकल नंबर 243 को देखा जाए तो इसमें डिफिनीशन हो गई। 243 ए यानी 243 जो क है उसको अगर देखें तो इसमें ग्राम सभा के बारे में डाटा प्राप्त होता है। 243 ख में पंचायतों के गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में कहा गया है। पंचायतों की संरचना को 243 ग यानी 243 सी में रखा गया है, कंपोजिशन ऑन पंचायत। स्थानों के आरक्षण की अगर बात करें तो वो 243 घ में प्राप्त होता है यानी 243 डी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 243 अंग की बात की जाए यानी 243 ई की बात हो रही है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एक्सेट्रा का मतलब यह है कि पंचायत की ड्यूरेशन के अतिरिक्त इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो यही है। इसके बाद 243 यहाँ पे च को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्रम से डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ये 243 एफ है और वही चीज़ यहाँ पे च के रूप में दी हुई है। सदस्यों के लिए निरर्हताएं, उन्हें डिसक्वालीफाइड किस आधार पे किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन होंगे वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद 243 छ को देखिएगा यानी 243 जी की बात हो रही है और जी वाले में क्या चीज़ है तो पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। मतलब ये बने हुए हैं तो इनके पीछे कुछ इनकी शक्तियाँ भी होंगी और शक्तियाँ होती हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो वो सारा डाटा इसमें मिलता है। इसके बाद 243 ज को देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए यानी 243 एच की बात हो रही है, पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड फंड ऑफ द पंचायत।
कहने का मतलब ये कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की जो शक्ति है और उनको जो निधियां आदि मिलती हैं या उनके पास होती हैं, वो सारा डाटा इसमें दिखाई देता है। इसके बाद 243 झ को आप देखिएगा, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए या पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो प्रोविजन है थोड़ा सा पंचायतों से अलग जरूर है, लेकिन इसी में दिखाई देता है। तो 243I वाला जो डाटा है उसमें हम इसे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243 को देखा जाए तो 243J है ये। असल में यहाँ पे देखिए इया लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसे। ये जो अक्षर है ये थोड़ा सा प्रचलन से बाहर हो गया है, तो कुछ लोग हो सकता है इसे न पहचाने। इसको इया कहा जाता है। जैसे ये वाला जो है ये क ख ग घ अंग्या होता है, वैसे ही ये वाला च छ ज झ इया होता है। ठीक, ये लास्ट में आते हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं। अब इनका प्रचलन उतना रह नहीं गया है। और देखिए इसको यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है जे, तो यहाँ सामने लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये 243 इया है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा ये 243J या 243 इया जो अनुच्छेद है, इसकी बात की जाए तो पंचायतों के लेखाओं की जो संपरीक्षा है वो वाला प्रोविजन इसमें दिखाई देता है, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। इसके बाद 243 ट की बात करते हैं, यहाँ पे है। और ये जो है इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन का जो प्रावधान है वो किया गया है। मतलब 243 क की बात हो रही है, माफ कीजिएगा 243 के की बात हो रही है। और इलेक्शन टू पंचायत, इलेक्शन टू द पंचायत, इसका जो पूरा प्रोविजन है वो यहाँ से दिखाई देता है। इसके बाद 243 ठ की बात करें, ट ठ ड ढ अड़, इस प्रकार से होता है ना। क ख ग घ जो 12 खड़ी है और उसके अलावा वर्णमाला है, मतलब स्वर और व्यंजन वाली, वो सब पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ठ जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, ये वाला संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, ये जो प्रोविजन है किस में मिलता है, ये 243 ठ में मिलता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 243L की बात हो रही है, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी। इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए 243 ये अंग है, माफ कीजिएगा ट ठ ड है, ये वाला जो है ये ड है। यहाँ पे बिंदी जो है वो साइड में कंफ्यूज कर रही है, कोई बात नहीं। तो 243 ड जो है इसमें अगर देखा जाए तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, ये जो प्रोविजन है वो हमें दिखाई देता है ड वाले में, ड वाले पार्ट में। ये सभी 243 में ही चल रहे हैं, उन्हीं के अलग अलग पार्ट हैं तो उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो 243 का जो ड वाला पार्ट है उसमें यही कहा गया है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। और इसके बारे में एम करके इसमें दिया हुआ है अंग्रेजी वाले में, जिसमें कहा गया है कि पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। इसके बाद ढ है, तो ट ठ ड ढ, ढ वाले को अगर देखा जाए यहाँ पे इसमें ये कहा गया कि जो विद्यमान विधियां हैं और पंचायतें हैं उनका बना रहना, यानी यहाँ पे कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। उसके बाद अड़ है लास्ट में, तो 243 अड़ में क्या कहा गया है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब उन्हें जो है यहाँ पे जैसे कोई भी इंटरफियरेंस है किसी भी प्रकार का, यहाँ आप उसका अंग्रेजी वर्जन देखिए। इसमें कहा गया है कि बार टू इंटरफियरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, जो इलेक्टोरल मैटर होता है उसमें इनको हस्तक्षेप करना वर्जित किया गया है। कुछ विशेष मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोर्ट का हस्तक्षेप होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं के बराबर रहे इसका पूरा पूरा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद देखना है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, क्योंकि हमने पंचायतों को देख रखा है तो नगर पालिकाओं को देखने का नंबर आ गया है। और ये स्टार्ट होती है 243 त से। अभी 243 की उम्र बहुत लंबी है, वो अभी तक चल रहा है। तो अड़ा के बाद अब त वाली लाइन शुरू हो गई है, यानी त थ द ध न वाला हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरा क ख ग घ जो है उसे पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए काफ़ी समय हो गया था पढ़े हुए, तो अच्छी बात है फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। आर्टिकल के साथ साथ हम लोग जो हिंदी भी है उसे मजबूत कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 243 त जो है इसकी परिभाषाओं को देखते हैं, डेफिनीशंस, इसमें परिभाषाएं हैं। ठीक, इसके बाद 243 थ को देखिएगा, यानी 243 क्यू की बात हो रही है। यहाँ पे पी क्यू के फॉर्मेट पे चल रहा है, उधर त थ द थ चल रहा है, तो इसे आप देख लीजिए। 243 थ जो है इसमें नगर पालिकाओं का गठन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 243 क्यू की बात हो रही है। उसके बाद 243 द नंबर का जो आर्टिकल है इसमें नगर पालिका की जो संरचना होती है उसके बारे में डाटा दिया हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए 243 आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इसके बाद आगे चलें, गठन और संरचना में थोड़ा फर्क है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आप कह सकते हैं। इसके बाद 243 ध को देखिएगा, वार्ड समितियां आदि का गठन और उनकी संरचना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी एक्सेट्रा। इसके बाद 243 न है, इसमें स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, यानी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये 243 टी हो गया। इसके बाद 243 प नगर पालिका की अवधि आदि के बारे में इसमें सिस्टम दिखाई देता है, जिसे कि आप 243 यू कह सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। इसके बाद 243 एफ, 243 एफ में क्या चीज़ है, यहाँ देखिएगा, सदस्य के लिए या सदस्यता के लिए जो निरर्हताएं होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं, उनका ब्यौरा हमें 243 एफ से प्राप्त होता है, जिसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए 243 वी, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। इसके बाद 243 ब को देखिएगा,
और इसमें नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का जो जिक्र है या ब्यौरा है वो प्राप्त होता है। मतलब पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब यह है कि अन्य चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद 243 भ को देखिएगा, यानी यहाँ पर एक्स आ गया, तो पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड फंड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। मतलब जैसे पीछे हमने पंचायत के बारे में देखा है, ठीक वैसे ही यहाँ दिया हुआ है। यहाँ वही चीज़ है, नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की, कर अधिरोपित करने की जो शक्ति है उसके बारे में। इसके बाद वित्त आयोग का जो ब्यौरा है वो 243 म से प्राप्त होता है, यानी 243 वाई फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। और 243 जेड की अगर बात की जाए तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाओं के लिए लेखाओं की संपरीक्षा। उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो 243 य वाले में जो पार्ट है वो क ख करके दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ य भी याद रहेगा तो भी चल जाएगा। तो 243 य का जो क वाला हिस्सा है, य क्लॉज क इसे कहा जा सकता है, तो उसे अगर देखा जाए तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन यानी इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज। और उसके बाद य क्लॉज ख करके इसमें लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट असल में रहता है तो सही रहता है, मतलब य लिखा है और उसके बाद क्लॉज करके ऐसे ख लिखा है, तो इससे ये अलग हो जाता है और समझने में सुविधा होती है, इसको क्लॉज पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे यह क्लॉज ख जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना इसमें दिया हुआ है, मतलब एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद यह क्लॉज ग की अगर बात की जाए, ये सब 243 ही है, उसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वाले में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, यानी पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। इसके बाद 243 जेड डी को अगर देखा जाए, यानी यह घ की बात हो रही है, तो इसमें जिला योजना के लिए समिति यानी कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। और जेड ई की बात करते हैं तो कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, यानी जिला योजना के नीचे महानगर योजना के लिए जो समिति है उसकी बात हो रही है। उसके बाद जो महानगर योजना है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, ये 243 य क्लॉज च है। मतलब यहाँ देखिएगा कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ थोड़ा सा साइड में दब गया है, ये म्यूनिसिपैलिटीज है असल में, ठीक। इसके बाद 243 यह क्लॉज 6 को देखिएगा, ये 6 है, छाता वाला 6, यहाँ आप देख रहे हैं, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, जैसे पीछे पंचायत वाला था। तो इधर वाली चीज़ें एकदम कॉमन है, चाहे वो आप पंचायत को देखिए चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखिए, बस उसके जो आर्टिकल हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, यानी सहकारी समितियों को। तो अगला जो अनुच्छेद का इसमें सिस्टम है वो सहकारी समितियों से स्टार्ट होता है, इसे ध्यान से देखिएगा। 243 से शुरू हो रहा है, 243 ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार चल रहा है। देखिए 243 सब कुछ है इसमें, और उसी में हम लोग क्लॉज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो जेडीएच को अगर देखें तो उसमें डिफिनीशन है, यानी य ज की बात हो रही है। य झ की बात करें तो बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल को आप याद रखिए, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके बाद आप देखें इसमें य ट है, यानी 243 का जो य ट वाला पार्ट है, मतलब य क्लॉज ट आप इसे कह सकते हैं। बोर्ड के सदस्यों का चुनाव, यानी आप देख लीजिए नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बैरियर्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये बियरर्स है असल में। उसके बाद देखिए 243 यह क्लॉज ठ है, तो बोर्ड की बर्खास्तगी, निलंबन और अंतरिम व्यवस्था के बारे में इसमें डाटा प्राप्त होता है, यानी इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड, और उसके बाद सेपरेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक हमने देखा है। यहाँ देखिएगा यह क्लॉज ड ये 243 का ही है, सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण करना, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद यह ढ आप देख रहे हैं, तो सामान्य सभा की बैठक आहूत करना, सामान्य सभा की बैठक आहूत करना, यानी यहाँ आप देख लीजिए कन्वेनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, ये जनरल बॉडी मीटिंग की बात हो रही है। उसके बाद 243 जेड ओ को देखेगा तो राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी सदस्य का सूचना पाने का अधिकार, किसी भी प्रकार की वो सूचना पाना चाहता है तो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद यह क्लॉज त को देखा जाए 243 ही चल रहा है, रिटर्न की बात इसमें की गई है। और फिर यह क्लॉज थ को देखा जाए तो इसमें अपराध और दंड के बारे में, यानी ऑफेंसेस और पेनाल्टीज के बारे में जो ब्यौरा है वो दिखाई देता है। जेड आर, यानी पीछे हमने जेड बी जेड क्यू को देखा है, अभी जेड आर है, तो जेड आर की अगर बात की जाए तो इसमें एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी बहुराज्य व्यापी सहकारी समितियों का आवेदन। और लास्ट में है यह क्लॉज थ, तो इसमें संघीय क्षेत्रों को आवेदन, यानी एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। ये जो प्रोविजन है ये हमें दिखाई देते हैं सहकारी समितियों के बारे में। इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें आप देख लीजिए 243 यह क्लॉज न है, वर्तमान कानूनों का जारी रहना, यानी कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। यहाँ तक हमने जो सहकारी समितियों वाला डाटा है उसे कंप्लीट किया है। अभी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में जो इसमें प्रावधान है संविधान में, उनको हम लोग देखेंगे। 243 अभी भी चल रहा है, तो 243 यह क्लॉज थ को अगर देखा जाए तो अपराध और दंड का इसमें विधान है, यानी ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज। इसके बाद 243 यह क्लॉज द की बात करें तो बहुराज्य व्यापी जो सहकारी समितियां हैं उनका आवेदन है। इसके बाद संघीय क्षेत्रों, ये पीछे वाला रिपीट कर दिया है तो इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं।
इसके बाद देखिए ये सहकारी समितियों वाला है, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। असल में किया क्या है कि यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है ना, तो हेडिंग डालकर ये नीचे वाला पीछे वाला रिपीट कर दिया है। य और न तक वाला जो सिस्टम था उसी को हमने यहाँ फिर से देख लिया। तो इसे आप मत देखिए, ठीक। इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे जरा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला पार्ट मत देखिए, ये दोबारा गलती से छप गया है। हेडिंग नई आ गई है और डाटा वही पीछे वाला है। तो ये जो डाटा है ये सहकारी समितियों का है। अब यहाँ से जो नया वाला मैटर है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक। तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो है उसमें 244 है और 244 ए है। 244वां जो अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। इसके बाद 244 ए को देखेगा तो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना, ये वाला जो प्रोविजन है वो दिखाई देता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरिया इन असम एंड सर्टेन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ देयरफोर। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है उनके बारे में डाटा हमें मिलता है 245 से स्टार्ट करते हैं। तो संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना, ये जो मामला है इसको हम लोग 245 में कवर करते हैं। यानी एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाई, यहाँ देख लीजिएगा, पार्लियामेंट एंड बाई द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। इसके बाद 246 को देखिएगा तो 246 में ये कहा गया कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर फॉर लॉज मेड बाई पार्लियामेंट एंड बाई लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। इसके बाद 246 को देखेंगे यानी 246 ए को, तो स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में जो प्रावधान है वो इसमें दिखाई देते हैं, वस्तु और सेवा कर। इसके बाद देखिए 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की जो संसद की शक्ति है वो यहाँ से परिलक्षित होती है। यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। 248 को देखते हैं तो अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में इसमें डाटा प्राप्त होता है यानी रेस्टिट्यूटरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। 249 में अगर देखा जाए तो इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। इसके बाद 250 को देखिए, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, आपातकाल जो है उसकी उद्घोषणा यदि प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, मतलब ऐसी कंडीशन होती है तब तो विधि बनाने की जो संसद की शक्ति का प्रावधान है वो हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 250 यानी 250 में। इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं और अंग्रेजी वर्जन इसका देख लीजिएगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। मतलब इमरजेंसी वाला जो प्रोक्लेमिनेशन है वो इस समय ऑपरेशन में है, तब जाकर ऐसी जो कानून निर्मात्री शक्ति है वो संसद के पास आती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 251 में देखते हैं। 251 में ये बताया गया, यहाँ देखिएगा, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 यानी 249 और 250 यानी 250वां जो अनुच्छेद है उसके अधीन बनाई गई विधियों, पीछे हमने देखा ना कि विधि बनाने की संसद की शक्ति है, तो यहाँ उसके द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति अगर ऐसा होता है तो उसके मामलों का फिर क्या किया जाएगा। देखिए हमारा संविधान जो है उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मतलब प्रोविज़न किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं कि अच्छा ये वाला मैटर रहेगा तो ऐसा फैसला लिया जाएगा या इस परिस्थिति में संसद जो है वो कानून बना सकती है। लेकिन उसके साथ ये भी संभावना तो जुड़ी है कि उसको सब लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो यहाँ विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। तो उस विवाद से निपटने का जो पूरा हल है या समाधान है वो भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है, उसके भी प्रोविज़न है। संविधान निर्माता जो थे वो समस्या का समाधान भी ढूंढ कर गए थे, बस हमें उसे कायदे से मानने की आवश्यकता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनमें अगर असंगति होती है तो उससे संबंधित जो प्रोविजन है वो दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ कहा गया इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। इसके बाद 252 को देखिएगा, वैसे ऐसे मामलों में जो केंद्र है वो भारी पड़ जाता है। 252 को अगर देखें तो पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेट, यहाँ आप देखिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट for 2 or more state by consent and adoption of such legislation by any other state। कहने का मतलब यह है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ये वाला जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 252 में दिखाई देता है। इसके बाद 252 के बाद चलते हैं 253 की ओर। तो आर्टिकल नंबर 253 में आप देख रहे हैं लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट,
मतलब अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए किया जाने वाला विधान, जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, समझौता हुआ, तो उसको देश में इंप्लीमेंट करने के लिए या देश स्तर पर चलाने के लिए कानूनों में परिवर्तन की या नया कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो उसमें कानून बनाने का जो विधान है उसके बारे में यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ 254 आप देख सकते हैं, और 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति यानी इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। अब ये जो मामले हैं या ये जो विधियां बनाई गई हैं ये किस मामलों में है, अंतर्राष्ट्रीय करारों के मामले में। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रीटी हो रही है या कोई भी समझौता हो रहा है और उसका संबंध सिर्फ केंद्र या देश स्तर पर ही नहीं है बल्कि किसी राज्य विशेष से है, और ऐसे में संसद ने क्या किया कि जो करार है उसको लागू करने के लिए वहाँ पर एक कानून बना दिया। अब वो कानून इंप्लीमेंट तो उस राज्य में होगा जिस राज्य से उसका संबंध है, तो ऐसे में राज्य सरकार या जो राज्य का लेजिस्लेचर है वो उसे मानने से मना कर दे, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यहाँ मतभेद की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आप देखें तो 255 सिफारिशों और पूर्व मंत्री के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना, ये जो प्रोविजन है वो हमें दिखाई देता है, यानी रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सेलेक्शन टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीडर ओनली। यहाँ तक हमने देखा, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो कहीं बेहतर है, हिंदी वाले में थोड़ी सी अनुवाद की समस्या है। यहाँ तक हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें हमने ये पाया कि संसद की विधि बनाने की जो शक्तियाँ हैं उस पर अक्सर मतभेद खड़े होते हैं, क्योंकि संसद विधि तो बना देगी लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो पूरे देश स्तर पर या कम से कम एक राज्य स्तर पर होता है। तो उन असंगतियों या विसंगतियों की परिस्थिति में संविधान क्या करेगा या संविधान जो लोग हैं उन्हें क्या रास्ता दिखाएगा, तो उससे संबंधित जो प्रोविजन है वो यहाँ पर एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। इसके बाद अब नीचे देखना है सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को, यहाँ देख लीजिए। हालांकि सेम हेडिंग हमने पीछे भी देखी है लेकिन ये जो प्रोविजन है वो भी उसी से जुड़े हुए हैं। तो 256 को अगर देखा जाए तो इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन यानी संघों और राज्यों की, यहाँ देखा जाए तो राज्यों की और संघ की बाध्यता, मतलब उनके बीच की सीमा रेखाएं, उनकी क्या बाउंडेशन है वगैरह वगैरह। इसके बाद 257 को देखा जाए तो कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। देखिए केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने अधिकार होते हैं और दोनों के क्षेत्र भी अलग हैं। जैसे आप देखते हैं कि समवर्ती सूची है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, मतलब संघ सूची है और राज्य सूची है। तो वैसे वाले मामले में जो जिस लिस्ट में जो मैटर शामिल होता है उस क्षेत्र पर उस चीज़ का या उस बॉडी का कब्जा होता है। जैसे केंद्र सूची या जो संघ सूची है उसमें जो विषय शामिल हैं उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। वहाँ पे संघ सूची का विषय है तो केंद्र सरकार उसे अपने संज्ञान में लेती है, लेकिन जो राज्य सूची का विषय होता है वहाँ राज्य सरकार का पूरा वर्चस्व होता है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का हस्तक्षेप होता है, लेकिन उसके बावजूद टकराव होते हैं। तो टकराव इसलिए होते हैं क्योंकि केंद्र को थोड़ा सा निरंकुश बनाया गया है। ये संविधान का मूल ढांचा है, यहाँ पर किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। केंद्र के पास थोड़ी सी मनमानी करने की खुली छूट है, और ये मनमानी वो इसलिए करता है, निरंकुश इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मजबूती बनी रहे। क्योंकि केंद्र अगर मजबूत रहेगा तो एकता बनी रहेगी, और अगर राज्य ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और केंद्र कमज़ोर हो जाएगा तो ऐसे में फिर बिखराव की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती। और भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने ऐसी ही परिस्थिति थी, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें और टुकड़े इसके बटे हुए थे और विभाजन अभी हाल फिलहाल में हुआ था। तो ऐसे में संविधान निर्माता ये सोच रहे थे कि कैसे इसकी एकता को अक्षुण्ण रखा जाए, और एकता को अक्षुण्ण रखने का ही एक तरीका है कि केंद्र को थोड़ा सा ज़्यादा निरंकुश और मजबूत बनाइए, ताकि वो समय आने पर बलपूर्वक राज्यों से अपनी बात मनवा ले। ठीक, तो यहाँ वही चीज़ है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है या केंद्र का नियंत्रण होता है, और उसको हम लोग देखते हैं आर्टिकल 257 में, यानी कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। इसके बाद 257A को देखिएगा, यानी 257 क को, और इसमें ये कहा गया कि राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग, और ये रिपेल्ड है। ये वाला जो मैटर है या ये वाला जो प्रोविजन है इसको रिपेल्ड कर दिया गया है। असिस्टेंट टू स्टेट बाई, यहाँ आप देख लीजिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस और अदर फोर्सेस ऑफ द यूनियन। इसके बाद आप नीचे देख लीजिए 258, इसमें कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की जो संघ की शक्ति है, मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि संघ जो है या केंद्र जो है वो राज्यों को शक्तियां देता है कि जाओ अच्छा ये काम करो। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका जो प्रोविजन है वो 258 में है, पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर एक्सेट्रा ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस। इसके बाद 258 का, अब ये जो सर्टेन केसेस है इनका डिटेल ब्यौरा इस आर्टिकल के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो पूरा इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी है, कॉन्सेप्ट आप किताबों से क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा 258A की बात हो रही है, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, यानी पावर ऑफ स्टेट टू इंटरेस्ट फंक्शन टू द यूनियन। इसके बाद 259 को आप देखें तो पहली अनुसूची के भाग बी में, जो पहली अनुसूची है संविधान की यानी फर्स्ट शेड्यूल, उसके भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल, और ये रिपेल्ड कर दिया गया है यानी निरस्त किया गया है, इसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आर्म फोर्सेज इन स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल।
इसके बाद 260 को देखिएगा, 259 को हमने देखा, 260 को यहाँ पर देख लीजिएगा, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, ये आप देखिए, यानी जुरिडिक्शन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसके बाद 261, ये 261वां अनुच्छेद आप देख रहे हैं, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पब्लिक एक्ट्स आते हैं, रिकॉर्ड्स आते हैं, जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, ये 262वां है। मतलब इसमें आप देख लीजिए जो एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज, मतलब नदियां जो होती हैं उनका उद्गम किसी एक राज्य से होता है, उसके बाद उनका जो जल क्षेत्र होता है वो कई सारे राज्यों से होकर गुजरता है या कम से कम एक से अधिक राज्य से होकर गुजरता है। बहुत कम नदियां ऐसी होती हैं जो कि राज्य में ही रह जाती हैं, जो लंबी और बड़ी नदियां हैं उनका ऐसे ही होता है। तो ऐसे में जल के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा होता है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर जो न्याय निर्णयन है उसके मामलों का पूरा प्रावधान 262वें अनुच्छेद में किया गया है। इसके बाद 263वां जो है उसे यहाँ आप देख सकते हैं, और इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, संघ राज्य वित्तीय संबंध का जो मामला है उसका प्रोविजन दिखाई देता है। यानी आप देख लीजिए प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, और बाकी हिस्सा नीचे है, यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद संघ राज्य वित्तीय संबंध तो हम लोग पीछे से ही देख रहे हैं, लेकिन अभी जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसके बारे में देखा जाए, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, इसमें 264 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल नंबर 264 में क्या है, इसमें इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 265 को अगर देखा जाए तो इसमें विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, यानी टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद 266 को देखते हैं तो कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट, यानी भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा, ये जो प्रोविजन है वो इसमें दिखता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 267 यहीं पर चिपक गया है, इसमें आकस्मिकता निधि की बात की गई, यानी जो कॉन्टिजेंसी फंड है उसके बारे में इसमें डाटा मिलता है। यहाँ भी देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, 264वां अनुच्छेद यहाँ है और 265वां यहाँ पे है। उसके बाद 266 यहाँ पे था और 267 यहाँ पे था, तो ये आपस में ही मिक्स हो गया है। इसके बाद 268वें को देखते हैं तो संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले जो मामले होते हैं, अब यहाँ पे बात क्या है, उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले जो शुल्क होते हैं उनके मामलों का प्रावधान ये यहाँ से प्राप्त होता है। और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया ड्यूटीज लेविड बाई यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाई स्टेट। मतलब इन्हें लगाने वाला कौन होता है, केंद्र होता है, संघ होता है, लेकिन इसे वसूलने वाला और इसे लागू करने वाला जो इसमें बॉडी होती है वो स्टेट बॉडी होती है, यानी राज्य सरकार होती है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद देखिए 268 का, ये 268 था, अभी 268 का या 268A आप कह सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही, ये उगाही का मतलब क्या होता है, वसूली करना, और उसका कलेक्शन यानी संग्रहण करना। मतलब आप देख लीजिए सर्विस टैक्स लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन एंड स्टेट, ये रिपेल्ड है, ठीक, ये वाला रिपेल्ड है। उसके बाद आगे चलते हैं 269 को देखते हैं। तो 269 में ये कहा गया कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स। कहने का मतलब क्या, संघ द्वारा ये उद्गृहित किए जाते हैं और संग्रहित भी किए जाते हैं। उद्गृहित का मतलब ये होता है कि लगाए गए, और संग्रहित का मतलब ये है कि वसूले गए। टैक्स लगाना और वसूलना दोनों बात है, आप लगा दिए वसूले ही ना, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर संघ के द्वारा इनका दोनों ही काम होता है, लेकिन राज्यों के द्वारा यहाँ पे जो इसका कर वितरण है वो किया जाता है कि किसके ऊपर कर लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा। ये वाला जो फैसला है या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये स्टेट का होता है। तो ये वाले जो प्रोविजन है ये 269 के हैं, मतलब 269वें में दिखाई देते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 270 को देख लेते हैं। पहले उससे पहले यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 269 के बाद 269A होना चाहिए था और यहाँ पर 269A जो है वो नहीं दिया हुआ है। खैर कुछ नहीं, तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मतलब जो इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होता है उसके संदर्भ में जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स है उनको लगाने और उनके संग्रहण का जो मामला है वो पूरा डाटा ये 269A के अंतर्गत दिखाई देता है। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा तो 270वां जो है इसमें उद्गृहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच में जो अधिभार है उसका डाटा दिखाई देता है। मतलब यहाँ आप देख लीजिए टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसके बाद 271 को यहाँ पर आप देखें तो कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए या संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे इसमें प्रोविजन दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर पर्पस ऑफ यूनियन। इसके बाद 272 को अगर देखें तो 272 में ये कहा गया कि ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं और संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जा सकते हैं, और ये वाला रिपेल्ड है, मतलब इसे निरस्त कर दिया गया है। टैक्सेस विच आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ये रिपेल्ड है, तो इसको ध्यान देना है। इसके बाद ग्रांट इन लिeu ऑफ
एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट। जो जूट और जूट उत्पाद होते हैं, जूट यानी पटसन, तो ये जो पौधा होता है इससे रेशे निकलते हैं और रेशे से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बढ़िया जूट के थैले, चटाई और रेशे बनते हैं, रेशे से रस्सियाँ बनती हैं, जूट की रस्सियों से बोरे बनते हैं, बहुत कुछ होता है। अनाज रखने वाले जो सरकारी बोरे होते हैं वो अब तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पहले के जूट के ही होते थे, अभी भी मिलते हैं। बड़े बड़े जो बोरे होते हैं अनाज को ये सुरक्षित रखते हैं प्लास्टिक की तुलना में, तो ये वाले हैं। और ये प्रदूषण मुक्त होते हैं पूरी तरह से, मतलब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान देना। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस पर जो निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान देने वाली बात है वो की गई है। ये है आर्टिकल नंबर 273, यहाँ नीचे दे रखा है, मतलब कि कोई तालमेल नहीं है, कोई बात नहीं। ग्रांट लेविड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट। इसके बाद 274 को देखें। ऐसे कराधान पर, यहाँ देखिएगा, ऐसे कराधान पर जिसमें कि राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, यानी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल अफेक्टिंग, ये थोड़ा सा मैटर नीचे है, तो अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो 275 आप देख सकते हैं, इसमें ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, यानी कुछ राज्यों का संघ से अनुदान, वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं नियोजनों पर कर। ये वाला जो मामला है ये आप देख लीजिए 276 है, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद 278 को देखते हैं, लेकिन 278 से पहले 277 है, यहाँ पे व्यावृत्ति की बात हो रही है। व्यावृत्ति का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ सेविंग्स की बात हो रही है, टैक्सेस का मामला है तो उसमें सेविंग्स की बात चल रही। इसके बाद देखिए 278, एग्रीमेंट विथ स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल विथ रिगार्ड टू सर्टेन फाइनेंशियल मैटर, ये भी रिपेल्ड है, इसे भी निरस्त कर दिया गया है। और 279 को अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, मतलब यहाँ जो मामले हैं वो इससे ज़्यादा ही हैं, ईटीसी इसीलिए लगा हुआ है, लेकिन जो मेन इसमें मैटर है वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, यानी शुद्ध आगम आदि की जो गणना है वो इसमें की जाती है। और 279A की अगर बात करें तो वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में डाटा प्राप्त होता है। 280 में आप देखें तो फाइनेंस कमीशन का जो पूरा ब्यौरा है वो मिलता है। और 281 को अगर देखा जाए तो इसमें आप देख लीजिए रिकमेंडेशन फॉर फाइनेंस कमीशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये चीज़ें हमें दिखाई देती। यहाँ देखिए जो हिंदी वाला है उसमें थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया गया है, सिर्फ वित्त लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे ध्यान से देखिएगा, उसमें कहा गया है रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक, इसके बाद 282 को देखिए। 282 में ये कहा गया कि एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यूज। कहने का मतलब यह है कि संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए या राजस्व से किए जाने वाले जो व्यय हैं उनका ब्यौरा यहाँ से प्राप्त होता है। 283 को देख लेते हैं। तो संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि के बारे में जो प्रावधान है वो यहाँ से दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये 283 आप यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजी वाला, कस्टडी एक्सेट्रा ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड एंड मनीज क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट। इसके बाद यहाँ से देखिए 284 थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसको आपको मैनेज कर लेना चाहिए। लोक सेवाओं या लोक सेवकों और न्यायालय जो है उनके द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य राशियों की अभिरक्षा, यानी कस्टडी ऑफ स्वीटर्स डिपॉजिट्स एंड अदर मनीज रिसीव बाई पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट। तो यहाँ तक हमने जो अनुच्छेद है उन्हें देखा है, यानी आर्टिकल नंबर 284 तक। 284वां जो अनुच्छेद है वहां तक हमने डिस्कस किया है। अभी आगे यात्रा जारी है क्योंकि अनुच्छेद ढेर सारे हैं, आप जानते हैं। वर्तमान में तो इनकी संख्या 400 से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें भी 395 के आसपास आर्टिकल थे। तो उतने अनुच्छेदों को आपको एक बार सरसरी तौर पर देख लेना चाहिए। ये सही बात है कि एक एक प्रावधान को आप रट नहीं सकते, लेकिन एक बार देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में से स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन ये जो जानकारियां और डाटा है ये आगे जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।